नमस्कार सभी को। डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। मैं शुभ्रांशु कुमार उपाध्याय, सलाहकार एससीईआरटी। पिछली कक्षा में मैंने एटमॉस्फेयर और उसके कंपोनेंट और स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात की। आज मैं उस पुरानी कक्षा को ही थोड़ा समय के लिए क्विक रिकैप करेंगे हम लोग। उसमें बहुत सारे ऐसे बातें थी जिनको हमें आज रिकॉल करने की जरूरत है। तो जैसे हमने पिछली बार आपसे चर्चा की कि वायुमंडल का जो संगठन है वो मुख्यतः तीन तत्वों से, तीन एलिमेंट्स हैं उसमें। पहली जो है गैस है, दूसरी जलवाष्प है और तीसरा जो है धूल के कण है। अब गैस के क्या क्या कंपोनेंट कंपोजिशंस हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में या और आपके जो टीचर एजुकेशन टेस्ट के एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या कौन कौन सी गैसेज हैं। प्रमुख रूप से जो मेन कंपोनेंट्स है उन नाइट्रोजन है, इसका परसेंटेज 78% है। ऑक्सीजन जो है 21% है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, जो नीचे की जो तीन गैसें हैं वो बहुत ट्रेसेस अमाउंट में, ट्रेस एलिमेंट्स के रूप में पाई जाती है, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है ये पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, और ये किस तरह से हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है। और अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है, जो हमने ग्रीन हाउस गैस के रूप में इसको समझने की कोशिश की थी पिछली कक्षा में। अब ये इस चित्र को आप ध्यान से देखें, जिसमें हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। पिछली बार बताया था डिटेल में, इसका हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जो है करीब 8 किलोमीटर जो है पोल से जो ऊंचाई है वहाँ, ये जो ट्रोपोस्फियर है, और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा से, इक्वेटर से जो डिस्टेंस है। तो ये क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर के जो पहली आवरण है, पहला मंडल है जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके बाद जो है वो समताप मंडल है। तीसरा जो है मध्य मंडल है और आयन मंडल। इन सभी मंडलों का काफी व्यापक हमारे पृथ्वी के वातावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, पृथ्वी की इकोलॉजी के लिए, जैव मंडल के लिए, जीव मंडल के लिए, इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे लिए पृथ्वी से डायरेक्ट जुड़ी हुई चीजें हैं, जिनको जानना समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर की बात करें तो इससे वायुमंडल की जो घटनाएं सबसे ज़्यादा जो है इससे यहीं पे होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज हैं का भी यहीं पे ज़्यादा प्रभाव हम लोग देखने को मिलते हैं। तीसरा जो है, दूसरा जो है समताप मंडल, जिसके बारे में हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, जिसमें ओजोन की जो परत पाई जाती है, और ये जिसमें ओजोन की परत के डिप्लीशन से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं इस पर भी हमने चर्चा की। और आप भी और डिटेल इसको समझने की कोशिश करिए अपने टेक्स्ट बुक से, और भी जो भी साधन हैं ज्ञान के, उन साधनों का उपयोग करिए और इन इन सब घटनाओं के बारे में डिटेल में अध्ययन करने की कोशिश करिए। जो स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ पे जो तापमान है वो समान होता है, मौसम की घटनाएं वहाँ नहीं होती हैं। और जो आयन मंडल है वो रेडियो तरंगे यहाँ से परावर्तित होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आप देख रहे हैं कि परावैंगनिक किरणें आती हैं और फिर वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके बाद इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। किस सतह, पृथ्वी के किस सतह से क्षोभ मंडल की क्या ऊंचाई है ये यहाँ पे दी गई है। जो तापमान का, जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर, तापमान घटने लगता है, और जो घटने की दर है वो 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। और इसको अगर हम ऐसे और दूसरे से तरीके से देखने की कोशिश करें तो 6.5% की कमी आती है प्रति औसतन तापमान की दर जो है प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो और ये जो तापमान घटने की दर है इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं, जिसे सामान्य ताप दर, पतन दर कहा जाता है। और वायुमंडल में होने वाली जो समस्त मौसमी गतिविधियां हैं वो सौरमंडल में होती हैं, इसलिए ये मंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और क्षोभ सीमा के निकट चढ़ने वाली जो अत्यधिक तीव्र गति की पवनें हैं, जिनको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो प्लेन्स हैं वो चलती हैं। दूसरा जो है स्ट्रेटोस्फियर है, दूसरा मंडल। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देती है। यह मंडल मौसमी हलचलों से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चालक यहाँ विमान उड़ाना पसंद है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तीसरी मंडल जो है वो, जिसको हम मेसोस्फीयर कहते हैं, मध्य मंडल। इस मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें तापमान में एकाएक गिरावट आ जाती है और मध्य सीमा जो है मेजोपॉज जहाँ पे होती है, वहाँ पे तापमान गिर करके -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। चौथी जो महत्वपूर्ण स्फीयर है, जिसको हम आयन मंडल कहते हैं, इसकी ऊंचाई जो है 80 से 640 किलोमीटर के मध्य होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है और एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। वायुमंडल की इसी परत से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। और आयन मंडल को हम विभिन्न परतों में बांटते हैं, जो यहाँ पे प्रमुख रूप से आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही है। और इनके क्या रोल हैं, इस पे हम थोड़ा सा आपसे बस चर्चा करेंगे। जो इसमें डी लेयर है, इसमें दीर्घ तरंग दैर्ध्य और निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। और ई लेयर है उसके बाद जो है, इसमें इसको केलनी हेविसाइड परत भी कहा जाता है। इसमें जो है मध्य एवं लघु तरंग दैर्ध्य अर्थात मध्यम एवं उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। यहाँ ध्रुवीय प्रकाश, जिसको एरोरा लाइट की उपस्थिति होती है, और ये उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, ये एरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश एरोरा ऑस्ट्रियालिस के रूप में मिलती है। एफ लेयर, जिसको एप्लेटन परत भी कहा जाता है, इससे मध्यम एवं लघु तरंग दैर्ध्य अर्थात मध्यम एवं उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। इस लेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारे कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं उसमें इसको हम, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक जी लेयर आती है, जिसमें इसमें लघु, मध्यम एवं दीर्घ सभी तरंग दैर्ध्य अर्थात निम्न, मध्यम और सभी आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। उसके बाद हम आज जो है हमारा जो टॉपिक अभी आज के सेशन का है, वो हम पिछली कक्षा में जैसे बात किए थे कि एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या क्या हैं और उनका क्या महत्वपूर्ण रोल है हमारे वातावरण को बनाने में। तो इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले आपसे बात की थी कि क्या क्या एलिमेंट्स है, जिसमें तापमान प्रमुख है, दाब है, हवा है, आर्द्रता है, बादल और वर्षण है। ये सारी जो एलिमेंट्स मिलके हमको पृथ्वी की बहुत सारी गतिविधियों में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब हम आज तापमान पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसको सूर्य तप या तथा तापमान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, एवं उसकी पृथ्वी से जो औसत दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की किरणें इस दूरी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से पूरा करती है, और इस प्रकार सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। और सूर्य के अंदर जो ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, इसको समझने के लिए हम सूर्य में वहाँ पे कौन सी संक्रियाएं होती हैं, ये जो है इसको समझाने की कोशिश यहाँ हम कर रहे हैं। जैसे सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन के परमाणु निरंतर जो नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम के परमाणु में बदलते रहते हैं, और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है, और ये सौर विकिरण के रूप में लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य के कोर के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उस प्रक्रिया में हमें जो अपार ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा जो है सोलर रेडिएशन के तौर पे हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है। और इस सोलर रेडिएशन को पहुंचने वाली जो सौर विकिरण है, इसको सोलर इंसोलेशन कहते हैं।
इस पूरी प्रक्रिया। और जो ऊर्जा हमें मिलती है पृथ्वी पे, विकिरित ऊर्जा जो पृथ्वी के धरातल पे जो हम रिसीव करते हैं, वो 2 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से हमें प्राप्त होती है, और इसको हम सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये जो दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, सोलर कांस्टेंट, सोलर रेडिएशन, सोलर इंसोलेशन, और सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी कितनी है, ये जो बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, ये आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। तो ये बात आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जितनी ऊर्जा हमें सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन के थ्रू हमें जो एनर्जी मिलती है, वो पूरे विकिरण का 51% ही पृथ्वी के धरातल पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पहुंचती है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी बताया, और आप सब भी जानते भी हैं, कि जो सोलर रेडिएशन जो रिफ्लेक्शन भी होता है, जिसे पैरा अल्ट्रावायलेट वेव जो है ओजोन लेयर से जो ओजोन के द्वारा वापस फिर रिवर्स हो जाता है, उसी तरह से पृथ्वी पे रेडिएशन आने के बाद बहुत सारा रिवर्स रेडिएशन भी होता है, जिसको हम पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। और पृथ्वी सोलर जो रेडिएशन होती है, वो शॉर्ट वेव के रूप में हमारी पृथ्वी पे आती है। तो जो पृथ्वी से पार्थिव रेडिएशन होता है, वो लॉन्ग वेव के रूप में होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। और ये विकिरण जो है, हमारी पृथ्वी का पर जो औसत तापमान को बनाए रखने में और जीवमंडल के विकास का आधार तय करती है। सभी जानते हैं कि बिना ऊर्जा के, बिना तापमान के, बिना सोलर एनर्जी के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर सूर्यताप की मात्रा जो है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उसकी प्राप्ति के में होने में जो तीन महत्वपूर्ण कारक जो हैं, इस बात को निर्धारित करते हैं कि कितनी ऊर्जा जो है पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होगी। इसमें जो तीन प्रमुख जो बातें हैं, तीन प्रमुख कारण हैं, वो है धरातल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का झुकाव। जो सोलर रेडिएशन है, वो कितना इंक्लिनाइन है, कितनी, अगर वो आप इसको ऐसे समझिए कि जब पृथ्वी जो है, जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है 90 डिग्री, तो वहां पे जो जिस सरफेस पे अगर रेडिएशन रिसीव हो रहा है, वहां पे ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। और जैसे जैसे एंगल आप टिल्ट करते जाइए, इंक्लिनेशन होते जाएगा, तो वो ऊर्जा की जो तीव्रता है वो घटती जाती है। इसको हम इस ऐसे समझे कि जैसे इक्वेटर है, पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है, वहां पे जो प्रकाश की किरणें हैं लंबवत पड़ती हैं, और वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं, वहां पे रेडिएशन की मात्रा कम आती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि पृथ्वी पे जो तापमान है, वो एक ही इंटेंसिटी के साथ, एक ही तीव्रता के साथ हर जगह उपस्थित, हर जगह नहीं मिलता। दूसरा जो है दिन की लंबाई और धूप की अवधि। दिन की जो लंबाई है और धूप की अवधि है, ये भी एक प्रमुख कारण है पृथ्वी के पे जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सोलर रेडिएशन प्राप्त करने में। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और वायुमंडल की पारगम्यता, जैसे हमने कहा कि अगर ट्रांसपेरेंट है तो आ गया, कोई भी चीज आसानी से अंदर चली आएगी। अगर ओपेक है, जो बाहर रेडिएशन रोकने से रोकेगा, इसी तरह से जो ऊपर की जो लेयर है, अगर सोलर रेडिएशन के लिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो सूर्य की ऊर्जा वापस नहीं आएगी पृथ्वी पे। तो ये जो ट्रांसपेरेंस, जो एटमॉस्फेयर की जो ट्रांसपेरेंसी है, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारण के रूप में पृथ्वी के पे जो इंसोलेशन होता है उसको निर्धारित करता है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश, जैसे एक, अगर इस नियम को अगर हम एक जनरल वे में समझें, तो जब पृथ्वी में सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है, जिसको हम पेरीहिलियन कहते हैं, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जो अपना चक्कर लगा रही होती है, तो उस समय दो अवस्थाएं होती है। एक अवस्था ऐसी होती है जो सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक होता है, उसको हम पेरीहिलियन कहते हैं। और जब दूर जाता है, जाती है पृथ्वी, तो उसको हम एपोहिलियन। तो इन दोनों अवस्थाओं में अगर न्यूनतम दूरी होगी, तो उस समय पृथ्वी का तापमान अधिकतम होना चाहिए, और जब पृथ्वी दूर है तो न्यूनतम होना चाहिए। परंतु ऐसा होता नहीं है। परंतु उत्तरी गोलार्ध में इसकी वास्तविकता इसके ठीक विपरीत होती है। वास्तव में दिन की अवधि तथा सूर्य की किरणों के तिरछेपन के प्रभाव को आगे यह उपादान नगण्य हो जाता है।
और इसमें एक और भी ये बात महत्वपूर्ण है, जिसको हम सौर कलंक भी कहते हैं। इसकी वजह से भी सूर्य के ताप में जो इंसोलेशन है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। सौर कलंक क्या है, जिसको सन स्पॉट्स भी कहते हैं। इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि जो सूर्य का जो प्रकाश मंडल है, सूर्य के प्रकाश मंडल की ये एक अस्थायी घटना है, जिसको हम सोलर सन स्पॉट्स के रूप में जानते हैं। ये होता कैसे है कि जब सूर्य के किसी भाग का तापमान और अन्य भाग की तुलना में कम हो जाता है, तो जहाँ पे तापमान कम हुआ है, वो एक स्पॉट के रूप में, धब्बे के रूप में दिखाई देता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। अब इस धब्बे का जो जीवन काल होता है, वो कुछ घंटों से लेकर के कुछ सप्ताह तक होता है, और कई दिनों तक सौर कलंक बने रहने के पश्चात ये रेडियो संचार में भी बाधा आती है। जब अगर आप ये इस घटना को आप न्यूज में भी और भी कहीं सुने होंगे, देखे होंगे कि सन स्पॉट्स की वजह से रेडियो ट्रांसमिशन में दिक्कतें आती हैं। और ये पूरी जो प्रक्रिया है, जो चक्र है, ये 11 से 21 वर्षों के अंतराल में परिवर्तित होते रहता है। जो स्पॉट्स हैं उसके स्पॉट। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्पॉट्स जो है चेंज होते रहते हैं, और इसकी पूरी साइकिल के में जो चेंज होने की दर है, समय है, जो समय लगता है, उसमें 11 से 21 वर्ष के लगता है। और इस परिवर्तन होने से जो, जैसे हमने कहा कि सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक में भी लगभग 2% परिवर्तन होता है, और इंसोलेशन में भी परिवर्तन होता है। तो एक ये घटना जो है, सोलर सन स्पॉट्स भी एक महत्वपूर्ण कारक है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर इंसोलेशन। और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे आप सब इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, तो उनका प्रकीर्णन होता है, परावर्तन होता है, और शोषण भी होता है। बहुत सारे जो वाटर वेपर्स हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, और धूल के कण से प्रकीर्णन होकर के वापस से एनर्जी वापस चली जाती है। जैसे आकाश का नीला रंग, और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा, ये जो है प्रकीर्णन की कारण होती है। ये सब हम सब इस बात को जानते हैं। अवशोषण की क्रिया मुख्य रूप से जलवाष्प तथा ओजोन गैसों द्वारा होती है। ओजोन गैस की परत सूर्य के परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए हमने पिछली कक्षा में भी आपको बहुत डिटेल में ओजोन के बारे में बताया था कि ओजोन डिप्लीशन से कैसे डिप्लीट हो रही है। अगर ओजोन की लेयर डिप्लीट हो गई, तो वो जो सोलर इंसोलेशन, जो अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं, उसको वो डायरेक्ट पृथ्वी पे आने देती है। और नहीं, अगर उसकी उस सोलर ओजोन लेयर की का स्वास्थ्य अगर सही है, मोटी परत है, तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर ही। वो फिर नीचे ट्रोपोस्फियर और अर्थ के पे आती ही नहीं है। तो ओजोन के डिप्लीशन होने से के वजह से हमारी अल्ट्रावायलेट रेज जो है, सोलर इंसुलेशन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो पृथ्वी पे आती है। और इनके पृथ्वी पे आने पे बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हम देखते हैं। तो बहुत सारे स्किन के कैंसर, त्वचा के रोग, और भी बहुत सारे वनस्पतियों में जीवमंडल के जो जीव हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हम देखने को मिलते हैं। और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता है। ओजोन गैस जो है, ओजोन के डिप्लीशन की जो गैसेज हैं, उनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इनका उत्सर्जन मुख्य रूप से जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, एयर कंडीशनर हैं, इनमें जो गैस निकलती है उसको फ्रियॉन कहते हैं। इसके अधिक उत्पादन की वजह से ओजोन की डिप्लीशन हो रही है। इसके लिए पूरी दुनिया में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ 1987 में, और वहाँ मीटिंग में ये तय हुआ कि जो आज की दर है, उसमें हम ओजोन गैस का जो डिप्लीट करने वाली गैसेज हैं, उनके उत्पादन की मात्रा को हम घटाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये भी अब हम यहाँ पे डिटेल ये इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तापमान है पृथ्वी पे, वो क्यों, उसके तापमान की विषमता के क्या क्या कारण हैं, किन किन कारणों को के वजह से तापमान, पृथ्वी का जो तापमान है, वो विभिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न है। जल में
जल में जो समुद्री जल है वहां पे तापमान अलग है। आप खुद महसूस करते होंगे कि पृथ्वी के ऊपर जो है विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तापमान का हम अनुभव करते हैं। पहाड़ों में तापमान कम है, रेगिस्तान में ज्यादा है, मैदानी भागों में ज्यादा है, ठंडा भी उस हिसाब से। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, विषमताएं हैं, वो क्यों ऐसी हैं? जैसे हम जानते हैं कि एक लीबिया में एक जगह है जिसको अल अजीजिया के नाम से जानते हैं, जो विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है। वहाँ का जो तापमान है वो 58 डिग्री सेंटीग्रेड, 58 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो सबसे ठंडा जगह है वो अंटार्कटिका का वोस्टॉक है, जहाँ 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 का जो तापमान है -87.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझ सकते हैं कि ये अनइवन टेम्परेचर जो है पृथ्वी पे भिन्न भिन्न जगहों पे है। उसी तरह से इस टेम्परेचर का जो रेंज डिफरेंस वो भी अलग अलग जगह पे। अगर डिफरेंस हम तापांतर की बात करें तो आप ऐसे इसको देखिए कि अगर दिन का जो तापमान है और रात का तापमान, उसपे जो डिफरेंस आया उसको हम तापांतर कहते हैं। तो ये तापांतर, अगर दिन का तापमान बहुत ज्यादा है और रात का तापमान बहुत कम है, सपोज अगर दिन में तापमान हम 40 डिग्री है और रात में 20 डिग्री है, तो ये जो डिफरेंस 20 डिग्री का आया, ये तापांतर कहा जाता है। तो ये भी बहुत जो टेम्परेचर डिफरेंसेज हैं, इसके भी बहुत सारे रीजन हैं क्यों ऐसा होता है, और इसके भी बहुत सारे प्रभाव हमारे वातावरण, जलवायु और जीव जंतुओं पर पड़ते हैं। तो औसत जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है इथोपिया का जो डलोफ है वहां पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि वर्ष पर्यंत वहां पे जो तापमान है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि न्यूनतम वार्षिक तापमान, अगर एनुअल हम टेम्परेचर की बात करें तो अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में वहां पे 58 डिग्री -58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो तापमान की जो अनइवन है, अभी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किस वजह से होता है, इसको समझने की जरूरत है। इसमें एक पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो आकांक्षीय वितरण है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी को हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे बांटा हुआ है। इक्वेटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके बाद ऊपर जो है आप कर्क रेखा जो है देखते हैं 23.5, फिर 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर पोल। तो ये जो डिफरेंट जो डिफरेंसेस हमने अलग आकांक्षी अक्षांशीय वितरण जो किया है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसकी डिटेल में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। फिर ऊंचाई एक महत्वपूर्ण कारण है। स्थल और जल का जो प्रभाव है, स्थलीय भाग, पृथ्वी पे जो स्थलीय भाग है उनका क्या प्रभाव है, जो जल है महासमुद्रों के रूप में, महासागरों के रूप में हमारे पास जो जल है, ये भी टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रभावित करते हैं। इसी तरह से जो समुद्री धाराएं हैं, समुद्र के अंदर जो चलने वाली धाराएं हैं, इस पे हम डिटेल में आगे आपसे बात करेंगे। इन धाराओं के प्रभाव से भी पृथ्वी पे जो तापमान का वितरण है वो प्रभावित होता है। उसी तरह से जो प्रचलित वायु है, प्रिवेलिंग विंड्स है, बहुत सारी हवाएं हैं, जो गर्म हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, विभिन्न मौसमों में अलग तरह की जो हवाएं चलती हैं, ये भी पृथ्वी के तापमान को निर्धारित करती हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इन सब चीजों को हम डिटेल में यहाँ समझेंगे। अब हम लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। जैसा कि मैंने कहा कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में सूर्य ताप की वार्षिक मात्रा सबसे अधिक, इक्वेटर पे जो सन का जो रेज है वो इंक्लाइन 90 डिग्री के पे होती है, तो वहां पे सूर्य का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा मिलता है, और इसकी वजह से वहां पे तापमान ज्यादा है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं वहां पे तापमान में कमी आती है। अगर 45 डिग्री अक्षांश पर यह मात्रा विषुवत रेखा की तुलना में 75% रह जाती है। अगर हम इक्वेटर से कंपेयर करें तो 45 डिग्री जब आप ऊपर की तरफ बढ़े टुवर्ड्स पोल, वहां पे जो तापमान की गिरावट है 75 डिग्री रह जाती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखाओं पर यह 50% हो जाती है और ध्रुवों पर 40 डिग्री। इसी तरह से ऊंचाई, जैसा कि नॉर्मल लैप्स रेट में भी हमने ये समझने की कोशिश की कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान गिरता जाता है, और वो गिरने की जो दर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होती है। और उसके उदाहरण के लिए आपको ये समझना होगा कि जैसे
तंजानिया में एक किलिमंजारो पर्वत है जो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। तो ये इसकी स्थिति विषुवत रेखा पे है, इक्वेटर पे है। तो आइडियली होना क्या चाहिए कि वहां पे तापमान ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि ये वहां पे पूरे वर्ष भर जो है हिम आच्छादित रहता है। और इसी तरह से हम इसको ऐसे भी समझने की कोशिश करें, जो हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स हैं या हिमालय जो जिसको हम कहते हैं ऊपर, वहां पे वर्ष पर्यंत जो है बर्फ से वो आच्छादित रहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से इसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो वहां पे तापमान कम होगा। इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से अगर एक और कंपेरेटिव एग्जांपल लें, जैसे मैंने इसको गुआंगझाऊ जो है चीन का एक प्रांत है और जगह है वहां, और उसको अगर कोलकाता, दोनों जो है, दोनों की स्थिति जो है वो सेम लैटिट्यूड पे है, एक ही स्थान पे है, परंतु दोनों के तापमान में ऊंचाई की भिन्नता के कारण जो है अंतर आता है। तो अगर एक ही लैटिट्यूड, सेम लैटिट्यूड पे स्थित जो स्थान है और उस स्थान पे अगर ऊंचाई वाले स्थान है, ऊंचाई वाले स्थान पे हम तापमान कम मिलेगा और एज कंपेयर टू जो सेम प्लेस। इसके बाद तीसरा जो प्रमुख कारण है वो स्थल और जल का प्रभाव है। इसको हमें समझने की जरूरत है कि स्थल जो है एक इकाई मात्र की तुलना में जल की एक इकाई का जो तापमान बढ़ाने के लिए 2.5 गुना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इसको ऐसे समझे कि जो टेरेस्ट्रियल लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे अगर उसी तुलना में जो जल है, अगर कोई महासमुंदर है, समंदर है, या कोई बड़े वाटर बॉडीज हैं, तो या वाटर बॉडीज है, तो उनको गर्म होने में ज्यादा समय लगेगा बनस्पति की उसके तुलना में जो स्थल भाग है। अगर आप इसको ऐसे समझे कि एक अगर छोटे एग्जांपल के से आप समझने की कोशिश करें कि एक पात्र में आप पानी रख दीजिए और बगल में कोई ठोस सॉलिड चीज रखें, तो सॉलिड चीज बहुत जल्दी गर्म होगी और पात्र का पानी धीरे धीरे गर्म होगा। तो जबकि स्थल पर यह प्रक्रिया तेजी से होती है, इसलिए महासागरों की अपेक्षा जो स्थल खंडों का तापांतर अधिक होता है। ये यही मुख्य वजह है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो जो इसको आप इस तरह से समझ लें, जो समुद्र के किनारे वाले स्थान हैं वहां पे जो डेली रेंज टेम्परेचर है या एनुअल रेंज टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा अंतर उसमें नहीं पाया जाता है। और जो जैसे जैसे आप लैंड, समुद्र से लैंड की तरफ बढ़ते हैं, अंदर की तरफ, वहां पे तापमान बढ़ते जाता है। और सेम चीज जो है ठंडी में ये रिवर्स होता है, लेकिन वहां पे समंदर के किनारे वालों में कांस्टेंट होता है। इसको आप अनुभव करें कि जो भी समुद्र के किनारे बसे शहर हैं वहां पे जो वर्ष पर्यंत जो तापमान होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है और उसमें जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर सेम लेटीट्यूड पे स्थित है और वहां पे आप तापमान देखें तो बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा। इसी तरह से जो समुद्री धाराएं हैं, समुद्र के अंदर चलने वाली जो धाराएं हैं, उनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। उदाहरण के लिए जो गर्म समुद्री धारा जो गल्फ स्ट्रीम का विस्तार जो है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह समस्त पश्चिमी यूरोपीय भाग में शीतकाल में भी अपेक्षित तापमान प्रदान करता है, जिससे उनके बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं और मौसम सुहावना हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहने वाली जो ठंडी वेनेजुएला की धारा है वो उससे तापमान में कमी आती है। इसका कहने का मतलब कि जो समुद्र के अंदर जो जल धाराएं हैं वो गर्म है, ठंडी है। तो जहाँ ठंडी जल धाराएं चलती हैं तो वहां उससे जो जुड़ा हुआ जो भाग है वहां पे तापमान कम होगा। जो गर्म जल धाराएं जहाँ पहुंचती होंगी वहां पे तापमान बढ़ेगा। और इसी तरह से जो प्रचलित वायु है, जैसे आप ठंडी पवनें जो तापमान में गिरावट लाती हैं, गर्म पवनें तापमान को बढ़ाती हैं। जैसे आप देखें कि मिस्ट्रल जो एक हवा है फ्रांस में, वो तापमान को इतना गिरा देती है कि वहां पे आइस जम जाता है, जबकि वही सिनुकू एक पवन यूएस में जो है वो तापमान को बढ़ा देती है। और आगे की तो ये जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं वो कैसे टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, इसको हमने यहाँ बताने की कोशिश की है। आगे जो है हम इन धाराओं के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे। और ये जो आप स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हैं, ये जो गल्फ जो स्ट्रीम्स हैं, समुद्री जल धाराएं हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पूरी दुनिया में हुआ है स्थल और समुद्र के अंदर, इसको अब मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो लाल रंग की जो धारा एरो से जो धाराएं दिखाई दे रही हैं वो गर्म जल धाराएं हैं,
और जो ब्लू कलर में है वो ठंडी जलधाराएं हैं। तो इसके इनके बारे में और डिटेल में हम अगली कक्षा में आपसे हम बात करेंगे। और भी जो एलिमेंट्स हैं जैसे दाब है, बारिश है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस कक्षा से जुड़े हुए जो कुछ सवाल हैं वो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये तत्व हैं, ये एलिमेंट्स हैं, कैसे हमको प्रभावित करते हैं। ये जो समुद्री जलधाराएं हैं उनका क्या रोल है, इनका बहुत व्यापक रोल है। इस पे हम लोग आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तापमान तापमान सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।